सलाम सामीन। जब इंसान गलती करता है तो वो एक ठोकर खाता है, लेकिन अगर वो गलती की तावील करता है तो बार बार ठोकर खाता है। अपनी वीडियो में कैसर अहमद राजा ने कहा कि इमाम गजाली ने कहीं नहीं कहा कि रुई आग को नहीं जलाएगी। ये सरासर झूठ है। और जब अगली वीडियो में मैंने तहाफत के 17 चैप्टर में 2 जगह गजाली की ये बात लिखी दिखा दी तो फिर भी उन्होंने अपनी गलती नहीं समझी, बल्कि अपने गलत मौक़िफ़ की तायीद के लिए मजीद रेफरेंस खोजने लगे। सुने जरा। 17th डिस्कशन में ही गजाली कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि एक रुई को आप 2 हिस्सों में तकसीम करें, 2 टुकड़े करें और एक को आग जलाए और दूसरे को ना जलाए। ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता, ये जलाएगी। कैसे साहब, ये बात गजाली नहीं कह रहे हैं, फलसफी कह रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंट फलसफियों का है जिसे गजाली ने यहाँ दर्ज किया है। एक को आग जलाए और दूसरे को ना जलाए, ये नहीं हो सकता भाई। कैसे साहब, आप लिटरली अपना मजाक बनवा रहे हैं। यानी जिन तसव्वुरात को शिर्क करार देकर इमाम गजाली रिफ्यूट कर रहे हैं, उन्हीं तसव्वुरात को आप गजाली का अकीदा करार दे रहे हैं। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, तहाफतुल फिलासफा की डिबेट गजाली ने डायलॉग या मुनाजरे के अंदाज में लिखी है। इस डिबेट में गजाली अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताते हैं और फलसफियों का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताते हैं। और ये जो तहरीर आपने दिखाई गजाली की कि ये नहीं हो सकता कि रुई के एक टुकड़े को आग जलाए और दूसरे को नहीं, ये गजाली नहीं कह रहे। ये फलसफियों का मौक़िफ़ है जिसे गजाली ने इसलिए लिखा है ताकि वो इसका जवाब दे सकें। और यहाँ नीचे इसी सफ़े पर इतना बड़ा सा करके जो लिखा है कि इसके जवाब के लिए हमारे 2 मसलक हैं, यहाँ से जवाब शुरू होता है इमाम गजाली का। और इससे नीचे के पैराग्राफ में गजाली ने दलील दी है फ़िलासफ़ा के इस एतराज़ के ख़िलाफ़। और इस दलील के ज़रिए जो कंक्लूजन गजाली ने निकाला वो इन लाइंस में लिखा है। और कंक्लूजन उनका ये है कि जब रुई को आग में डाला जाए तो उस वक्त अक्लन ये मुमकिन है कि आग रुई को ना जलाए। इस तमाम आर्ग्यूमेंट को मैं आपके लिए नॉन टेक्निकल ज़बान में एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक पैराग्राफ पीछे जाना पड़ेगा जहाँ से फ़िलासफ़ा का ये मेटाफिज़िकल आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। इस आर्ग्यूमेंट की बुनियाद दरअसल इब्न सीना और अल-फ़ाराबी की एक थ्योरी है जिसे एमिनेशन थ्योरी कहा जाता है। सादा ज़बान में फ़िलासफ़ा का आर्ग्यूमेंट ये है कि ये दुनिया खुदा के बनाए हुए कवानीन के फैज़ान से चल रही है। और इस फैज़ की नौइयत क्या है, ये आप सूरज और इसकी रोशनी की मिसाल से समझ सकते हैं। रोशनी सूरज की फितरत है, ऑप्शन नहीं। ऐसा नहीं कि सूरज से कभी रोशनी की किरणें फूटने लगें और कभी पानी का चश्मा जारी हो जाए। बिल्कुल इसी तरह खुदा का फैज़ान भी खुदा की सिफत है। ये फैज़ हमेशा जारी रहता है। ना इस फैज़ में कमी होती है, ना इस फैज़ की नौइयत बदलती है। लेकिन इस फैज़ के ज़ेरे असर मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ तरह बिहेव करती हैं, क्योंकि फैज़ तो सेम है, लेकिन जिन चीज़ों को ये फैज़ हासिल होता है उन चीज़ों की नेचर मुख्तलिफ है। बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज की रोशनी जब कपड़े पर पड़ती है तो कपड़े का रंग हल्का कर देती है, और वही रोशनी जब स्किन पर पड़ती है तो स्किन का कलर डार्क कर देती है। या जैसे बिजली की ताकत जो एसी को मिले तो वो कूलिंग करेगा, लेकिन हीटर को मिले तो वो हीटिंग करेगा। बिल्कुल इसी तरह जब खुदा का फैज़ान आग को मिला तो वो जलाने वाली हो गई, और यही फैज़ जब रुई को मिला तो वो जलने वाली हो गई। इस आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पर फलसफी खर्क आदत पर एतराज़ करते हैं। फ़िलासफ़ा का ये एतराज़ गजाली ने इस पैराग्राफ में लिखा है जिसे कैसे साहब गजाली का आर्ग्यूमेंट समझ बैठे हैं। फलसफी कहते हैं कि जब हम रुई के 2 टुकड़े एक ही किस्म के लेते हैं कि जिनकी फितरत भी सेम है और जिन पर खुदा का फैज़ान भी सेम है, और इन दोनों टुकड़ों को एक ही तरीके पर आग के आगे पेश करते हैं, तो फिर हमारी समझ से बाहर होगा अगर कहा जाए कि एक टुकड़ा तो जल सकता है और दूसरा नहीं। और ये वो पैराग्राफ है जिसमें गजाली फ़िलासफ़ा के इस मेटाफिज़िकल आर्ग्यूमेंट को रद्द करते हैं। दलील उनकी ये है कि मैंने इस किताब के पहले चैप्टर में ये बात साबित कर दी थी कि फ़िलासफ़ा का ये मानना गलत है कि खुदा के फैज़ान की नौइयत नहीं बदलती, और ये भी साबित कर दिया था कि खुदा किसी कानून के तहत नहीं बल्कि अपनी विल यानी इरादे के तहत काम करता है। और जब ये साबित हो गया कि फ़ाइल यानी खुदा जलने के अमल को किसी कानून के मुताबिक नहीं बल्कि अपने इरादे से पैदा करता है, तो जब रुई आग में डाली जाती है तो उस वक्त अक्लन ये भी मुमकिन है कि आग रुई को ना जलाए या जलने ना दे। कैसे साहब, अगर आपको सकील उर्दू से दिक्कत है तो ये किताब इंग्लिश में भी ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक शेयर कर देती हूँ, आप वहां से डाउनलोड कीजिए और एक दफ़ा ये 3-4 पैराग्राफ मेरी वजाहत की रोशनी में समझ के खुद पढ़ लें, बात आप पे वाज़ेह हो जाएगी। और ये भी समझने की कोशिश करें कि जब गजाली खर्क आदत को साबित करेंगे तो जाहिर है कि वो खर्क आदत की कुछ मिसालें तो देंगे। तो रुई को आग में डालें और वो ना जले, ये खर्क आदत है,
اور اس خرق عادت کی پاسبلٹی کو غزالی ثابت کر رہے ہیں، اور آپ خامخواہ بضد ہیں کہ غزالی یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے کہ آگ روئی کو نہیں جلائے گی۔ آپ جتنا اس بات پہ اصرار کرتے جائیں گے اتنی ہی ٹھوکریں کھاتے جائیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ، اپنی پہلی ویڈیو میں کیسر احمد راجہ نے غزالی کی کاسمولوجی کو ایکسپلین کیا کنٹینجنسی آرگیومنٹ کے ذریعے۔ غزالی کوزیلٹی کو ڈینائی نہیں کرتے بلکہ اس کو ایک تھیولوجیکل فریم ورک میں پریزنٹ کرتے ہیں، اور اس چیز کو بہتر سمجھا جا سکتا ہے کنٹینجنسی آرگیومنٹ کے ساتھ۔ اس پر میرا جواب یہ تھا، غزالی کو سمجھنے میں آپ سے بہت بیسک غلطی ہوئی ہے، حتیٰ کہ کنٹینجنسی آرگومنٹ جو آپ کا پیوٹل آرگومنٹ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر آپ نے غزالی کی کوزیلٹی کو ایکسپلین کیا، آپ کو یہ علم نہیں کہ یہ آرگومنٹ در حقیقت غزالی کی کاسمولوجی کا رد کرتا ہے، اور یہ رد کسی اور نے نہیں بلکہ خود کنٹینجنسی آرگومنٹ کے رائٹر یعنی تھامس ایکوینس نے کیا ہے۔ اس پر کیسر صاحب نے جواب دیا کہ ایکوینس کا حوالہ میں نے غلط دیا ہے، کنٹینجنسی آرگومنٹ تو ابن سینا کا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے دی کنٹینجنسی آرگومنٹ، جس کے بارے میں آپ نے ایک وہ بھی غلط حوالہ دے دیا ہے۔ ایکچولی کنٹینجنسی آرگومنٹ کا اوریجن ابن سینا سے ملتا ہے، بعد میں نہیں ملتا۔ اب مزے کی بات سنیں کہ میں نے یہ ریفرنس کہاں سے اٹھایا تھا۔ تو ہوا یہ کہ کیسر صاحب نے جب پہلی بار کنٹینجنسی آرگیومنٹ کا لفظ استعمال کیا تو ساتھ ہی انہوں نے اپنی اسکرین پر اس آرگیومنٹ کا ٹیکسٹ اور ریفرنس بھی شیئر کیا۔ اب میں نے کیا کیا کہ میں نے کیسر صاحب کی ویڈیو کا اسکرین شاٹ لیا، اسے کراپ کیا، ایجز کو رف کیا، اور یوں میرا ریفرنس تیار ہو گیا۔ یعنی یہ ریفرنس جسے کیسر صاحب غلط کہہ رہے ہیں ان کی اپنی ویڈیو کے اسکرین شاٹ سے لیا گیا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ کیسر صاحب نے حوالہ دیا ہے کوئنز بورو کمیونٹی کالج کا۔ اب اس ویب سائٹ پر جا کے دیکھیں، یہ وہ لائن ہے جہاں سے کیسر صاحب نے کنٹینجنسی آرگیومنٹ کی ڈیفینیشن کاپی کی ہے، اور اسی پیج پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آرگیومنٹ تھامس ایکوینس کا ہے۔ اس آرگیومنٹ کا اوریجن ارسطو سے ملتا ہے، اور اس آرگیومنٹ کا ایک بیٹر ورژن لکھا سیموئل کلارک نے 17 سینچری میں، جسے کیسر صاحب نے کاپی پیسٹ کر کے اپنی ویڈیو میں شامل کیا، اور بعد میں پلٹ گئے کہ یہ آرگیومنٹ تو ابن سینا کا ہے۔ اور بائی دا وے جو ڈیبیٹ یہاں ہو رہی ہے اس میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کنٹینجنسی آرگیومنٹ کس نے لکھا، کیونکہ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ کنٹینجنسی آرگیومنٹ ایک ایسی کائنات کا تصور پیش کرتا ہے جو سیکنڈری کوزیلٹی پر چل رہی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، اس ڈیبیٹ کا ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ تحفت کے 17 چیپٹر میں غزالی نے کائنات کا کیا تصور پیش کیا ہے۔ کیا خدا اس کائنات کو فطرت کے قوانین یعنی سیکنڈری کوزیلٹی کے تحت چلا رہا ہے، یا پھر لمحہ بلمحہ براہ راست مداخلت کے ذریعے جسے اوکیجنلزم کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی بہت سمپل ہے۔ تحفت کے 17ویں مسئلے میں غزالی اوکیجنلزم کا پرچار کرتے ہیں، اور شروع دن سے میں یہی بات کہہ رہی ہوں، لیکن اس بارے میں کیسر صاحب اپنے موقف کو ایک دائرے میں گھما رہے ہیں، یا ان کا موقف انہیں لے کے دائرے میں گھوم رہا ہے۔ تفصیل سن لیں۔ اپنی پہلی ویڈیو میں نے تحفت کے 17ویں مسئلے کو تفصیل سے ریڈ کیا تھا، اور ریڈنگ کر کے یہ بتایا تھا غزالی نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کوزیلٹی کے تصور کو ہی جھٹلا دیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ کاز اور ایفیکٹ کے درمیان سرے سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کائنات کے واقعات ہمیں سائنسی اصولوں کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں تو دراصل یہ ترتیب بھی خدا کی مرضی کا ہی عکس ہے۔ جب تک خدا چاہتا ہے کاز اور ایفیکٹ عام روٹین کے مطابق ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور جب خدا کی مرضی بدل جاتی ہے تو کاز اور ایفیکٹ کی روٹین بھی بدل جاتی ہے۔ اس کے جواب میں کیسر صاحب کا یہ کہنا تھا، غزالی کوزیلٹی کو ڈینائی نہیں کرتے بلکہ اس کو ایک تھیولوجیکل فریم ورک میں پریزنٹ کرتے ہیں۔ امام غزالی کی جو سیکنڈ کوزیلٹی کی تھیوری ہے اس کو بھی ڈسکس کرنا اتنا ہی ضروری ہے، وچ از ٹو سے کہ کوزیشن سے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو کوزیشن ہے یہ ایک ٹرکل ڈاؤن ہے چیف کوزیشن کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ تو غزالی یہ کہتے ہیں کہ یہ کنٹینجنٹ کازز ہیں، یہ سیکنڈری کازز ہیں، ان کے اوپر چیف کاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے، اس نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آگ روئی کو جلائے گی۔ اس پر میرا جواب یہ تھا، میں کیسر صاحب سے کہوں گی کہ آئیں ہم اس پوائنٹ پر اتفاق کر لیں کہ اوکیجنلزم کی صوفیانہ کائنات کا تصور غیر حقیقی ہے اور اسلام سے مطابقت نہیں رکھتا، اور اسلام کا کائناتی تصور سیکنڈری کوزیلٹی پہ بیس کرتا ہے۔ اور اس کے بعد میرا کیسر صاحب سے اختلاف بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ غزالی پہ میرے اعتراضات کی واحد وجہ ان کا سائنس کا صوفیانہ نظریہ یعنی اوکیجنلزم تھا، جسے آپ نے خود ہی ریجیکٹ کر دیا۔ اس پر کیسر صاحب کا جواب یہ تھا، عظمیٰ رومی صاحبہ بتا رہی ہیں کہ یہ اوکیجنلزم اور سیکنڈری کوزیلٹی کی ڈیبیٹ ہے۔ نو، یہ ڈیبیٹ ایکچوئل میں آنٹولوجیکل کوزل نیسیسٹی اور لاجیکل نیسیسٹی کی ہے۔ تو پھر آپ کیوں ثابت کر رہے ہیں کہ غزالی اوکیجنلسٹ نہیں بلکہ سیکنڈری کوزیلٹی کا پرچار کرتے ہیں؟ آگے سنیں۔ سیکنڈری کوزیلٹی کو آپ لوگوں نے آنٹولوجیکلی نیسیسری بنا دیا ہے، یہ شرک ہوتا ہے۔ تو سیکنڈری کوزیلٹی اگر نیسیسری نہیں ہے تو بات تو وہی ہے کہ کاز اور ایفیکٹ کا ریلیشن شپ لازمی نہیں ہے، یہ ریلیشن شپ بریک ہو سکتا ہے، اور اسے ہی خرق عادت کہتے ہیں۔ آگے سنیں۔ اس پورے چیپٹر میں عدم عادت کی بات نہیں کی جا رہی،
बल्कि खर्क आदत की बात की जा रही है। तो अब आप वहीं पे आ गए जहां से बात शुरू हुई थी, और यही बात जब मैंने गजाली के हवाले से कही तो आप इसको गलत क्यों साबित करने लगे? और चलें, अब अगर आप मान ही गए कि गजाली खर्क आदत की बात करते हैं तो खुले दिल से माने। ये क्या आर्ग्यूमेंट हुआ कि ये मामूली सी खर्क आदत ही तो है, अदम आदत तो नहीं है। लाखों करोड़ों बार में से एक आध बार फितरत के कवानीन फॉलो ना भी हुए तो ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा? कैसे साहब, मैंने कब कहा कि गजाली की कायनात एलिस की वंडरलैंड है जहां कदम कदम पर तहस नहस मची हुई है? मैं भी उसी खर्क आदत की बात कर रही हूं जो लाखों करोड़ों में से एक दफा ही होती है। लेकिन बात यह है कि अगर करोड़ों दफा में से एक दफा भी आग दिखाने से रुई ना जले तो हमें तमाम साइंस को रिजेक्ट करना पड़ेगा। आगे सुने। अगर आप इस बहस से ओकेजनलिज्म को साबित करेंगे तो फिर ये ज़रूरी हो जाएगा कि यहाँ पे अदम आदत की बहस की जा रही हो गजाली की तरफ से, जो कि नहीं की जा रही। कैसे साहब, ये ओकेजनलिज्म का तर्जमा अदम आदत आपने कहाँ से कर दिया? ओकेजनलिज्म डॉक्ट्रिन ऑफ हैबिट को कहते हैं कि ये जो कॉज और इफेक्ट की तरतीब है ये खुदा की आदत है, और जब इस आदत में तब्दीली आएगी तो उसे खर्क आदत कहेंगे, चाहे वो तब्दीली एक दफ़ा आए चाहे बार बार आए। खर्क आदत, ना कि अदम आदत। कैसे साहब, खर्क आदत एक इस्तिलाह है, ये अपने इस्तिलाही मफहूम में इस्तेमाल होती है, और अदम आदत कोई इस्तिलाह नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि अल्फाज को लुग़वी मानों में इस्तेमाल करते हुए आप उन्हें किसी आइडिया का मुतबादिल साबित नहीं कर सकते। आगे सुने। विच इज़ एग्जैक्टली उज़मा रूमी साहिबा's व्यू के पैटर्न है अल्लाह ताला अंबिया के लिए मौजज़ात के हवाले से उसको सस्पेंड कर सकते हैं। इस पर मेरा जवाब ये है, मौजज़ात को अक्ल और साइंस की कसौटी पर परखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साइंस नेचर की स्टडी है और मौजज़ा एक सुपर नेचुरल इवेंट है जिसका नेचर से कोई ताल्लुक नहीं। मौजज़ा हमारे फेथ का मसला है, ये हमारी साइंस का मसला नहीं है। फेथ और साइंस का दायराकार अलग है और इन्हें अलग ही रखना चाहिए। आगे सुने। गजाली का जो डिसएग्रीमेंट है वो फ़िलासफ़ा में जो मौजज़ात का इनकार है, अंबिया के जो मौजज़ात, कुरान के मौजज़ात, बात याद रखें। कैसे साहब, रुई का आग में न जलना किसी पैगंबर का मौजज़ा नहीं है। गजाली की बहस ये नहीं कि फ़लसफ़ी मौजज़ात पर ईमान नहीं रखते, उनकी बहस ये है कि फ़लसफ़ी जिस फिज़िक्स का प्रचार करते हैं वो मौजज़ात की वजाहत नहीं कर पाती, लिहाजा उनकी फ़िज़िक्स गलत है। और इसके मुकाबले में गजाली अपनी फ़िज़िक्स लेके आते हैं जिसके ज़रिए वो खर्क आदत को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं और बाकायदा साइंटिफिक मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं कि मुर्दा कैसे जिंदा होता है और लाठी कैसे सांप बनती है। और ये भी समझें कि नेचर के सस्पेंड होने में और नेचर का हिस्सा होने में फ़र्क है। लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप ये समझें कि तहाफ़त के 17 चैप्टर में गजाली क्या कह रहे हैं और फ़लसफ़ी क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।